मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम मालवेयर का और वायरस और एंटीवायरस से रिलेटेड हम एक पहले वीडियो भी बना के दे चुके हैं आप सभी के लिए। और आज है जो हमारा आप स्क्रीन पे भी आप वीडियो देख रहे हैं या फिर कह लीजिए जो आज क्लास कर रहे हैं, ये है मालवेयर का क्लास 2 है या फिर कह लीजिए पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें जो भी मालवेयर से रिलेटेड टर्म पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे और आपको बताया जाएगा, वो सभी एग्जाम को लेकर के ये क्या होगा, मतलब कह लीजिए मतलब कह सकते हैं कि सभी एग्जाम को लेकर के हम इसे तैयार किए। लेकिन अभी जो हमारा मुख्य फोकस जो है वो 22 तारीख को होने वाला सिविल कोड के एग्जाम है, तो उसको लेकर के है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और हम आपको मालवेयर का पार्ट 2 में हम क्या टॉपिक पढ़ाएंगे और क्या कुछ पढ़ाएंगे इसके बारे में सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्किमिंग डिवाइस है, रोगवेयर है, ठीक है, उसके बाद फिर वाइपर मालवेयर है, स्काईवेयर है, ठीक है, स्कारवेयर है, उसके बाद फिर टाइम बॉम्ब एंड लॉजिक बॉम्ब है और मल्टी पायरेटेड वायरस है, ठीक है, उसके बाद फिर साइबर स्टॉकिंग है और एंटीवायरस है। आज का चैप्टर तो इसी सभी डिवाइस पे रिलेटेड है और ये जो है वो मालवेयर का पार्ट 2 है। इसके बाद फिर दो अलग अलग वीडियो आज ही आपको मिलेगा जिसमें कि मालवेयर का प्रॉपर सिर्फ एमसीक्यू को हम डिस्कशन करते हुए आपको मिलेंगे। और आप यकीन रखिए कि आपके एग्जाम में इनमें से कुछ आपको क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है सबसे पहला क्वेश्चन नहीं, सबसे पहला टॉपिक शुरू करने से पहले एक यहाँ पर ऐड के तौर पे बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। साथ में एक बात आपको शेयर करना चाहेंगे कि अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नहीं तो फिर सिंपल आप अपने टेलीग्राम और मोबाइल में ओपन करिए, उसमें वरण्यम एजुकेशन सर्च कीजिए, देन ओके कीजिए तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगा। उसमें वरण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सभी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम स्किमिंग डिवाइस के बारे में बताएंगे। ठीक है, इससे पहले जो है मालवेयर में क्या कुछ टर्म था उसके बारे में पहले पढ़ा चुके हैं, मालवेयर के जितने भी वायरसेस हैं उसके बारे में पढ़ा चुके हैं। तो आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका नाम क्या है, स्किमिंग डिवाइस है। स्किमिंग डिवाइस कुछ इस तरह का लगता है जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बिल्कुल आप जैसे एटीएम में पैसा निकालने के लिए जब आप अपने एटीएम कार्ड को इन करते हैं, इस जगह पर आप इन करते होंगे, ठीक है, याद होगा, ठीक है, इस जगह पर आप क्या करते लगाते, तो इसी मशीन को ही क्या कहा जाता है, स्किमिंग डिवाइस के तौर पे इसे चेंज करके दूसरा लगा दिया जाता है। या फिर कह लीजिए स्वाइप मशीन में भी इसका प्रयोग करके, या फिर मतलब थंब इंप्रेशन में भी इसका प्रयोग करके आपके डेटा को चुरा लिया जाता। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से इतने तरह के डिवाइस हैं जो इसके स्कैम में पकड़े गए। ठीक है, तो स्किमिंग डिवाइस क्या होता है इसके बारे में पहले बेसिक टर्म समझिए। स्किमिंग डिवाइस कह सकते हैं एक अवैध उपकरण है, यानी कह लीजिए कि ये एक इलीगल एक डिवाइस है जिसका उपयोग चुंबकीय पट्टी वाले, यानी कि जो आप देखते होंगे एटीएम कार्ड पे जो पीछे में आपका कह लीजिए मैग्नेटिक चिप लगे हुए होते हैं, उस पर एक डेटा होता है, उसको रीड करने के लिए या फिर कह लीजिए कि पढ़ने के लिए इसका मुख्य रूप से यूज किया जाता है। दूसरी बात बोले, जिससे आप यहाँ पर से उसमें जो भी अपराधी होता है, ठीक है, जिससे अपराधी को धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए कार्ड को जानकारी का क्लोन बना करके या उसका दुरुपयोग करके कह लीजिए उसके डेटा को चोरी कर लिया जाता है। यानी कि ये जो डिवाइस है स्किमिंग डिवाइस है, इसका प्रयोग करके हम जो भी हमारे पास अवैध रूप से जो उपकरण जो इसमें लगाया गया है, चूंकि देखिए इसमें पहले से तो लगा हुआ होता है, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ पर ऐसे चीजें और लगा करके आप क्या कर रहे हैं कि एटीएम कार्ड का जो नंबर है उसको आप रीड कर ले रहे हैं, ठीक है, और की लॉगर के माध्यम से उसका पासवर्ड आप रीड कर ले रहे हैं। इससे पहले के जो टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं उसमें आपको की लॉगर के बारे में एक हमारा चैप्टर था जिसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे एग्जांपल है। तो की लॉगर चैप्टर में ना इस बात को लेकर के बताया गया था आपको कि जैसे एटीएम में आप जाते पिन डालते हैं तो वो जो कीबोर्ड होता है ना जहां पर से पिन आप डालते हैं तो उसी में उसी चीज को क्या कहा जाता है, उसी के डुप्लीकेट बना करके लगा दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, की लॉगर कहा जाता है। या फिर और भी बहुत सारे डिवाइस है जो कंप्यूटर में कह लीजिए कि पोर्ट के तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। और स्किमिंग डिवाइस का यहाँ पर फोटो भी लगा हुआ और इसमें लिखे भी हैं कि की लॉगर पिन को रिकॉर्ड करने के लिए की लॉगर का उपयोग किया जाता है, मतलब कीबोर्ड के पीछे एक और नकली कीबोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। अक्सर इसका एटीएम का पिन हो गया, डेबिट कार्ड का पिन हो गया, क्रेडिट कार्ड का पिन जानने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था गुरु
कि जैसे की लॉगर है, ठीक है, तो इसमें की लॉगर को आप कह सकते हैं कि स्ट्रोक लॉगर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। की लॉगर को आप कह लीजिए कि सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के आधार पे इसे एक्टिविटीज को मतलब ट्रैक भी किया जाता है। ये आपके द्वारा किए गए सभी की स्ट्रोक यानी कि जो भी कुछ आप टाइप किए हैं उसको रीड करने के लिए यानी कह सकते हैं उसे पढ़ने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो की लॉगर और दूसरा यहाँ पर से जो भी हम आपको बता रहे थे स्किमिंग डिवाइस, ठीक है, ये दोनों टर्म एक जैसे यहीं जाकर के क्या होता है रिलेट करता है। इसीलिए आपको हम यहां पर से जो टर्म अभी आपको समझा रहे थे इसका नाम क्या था, तो इसे वापस अपने चैप्टर पे वापस लौटते तो आप देख सकते हैं यहां पर से ये जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे इसका स्किमिंग डिवाइस है। और स्किमिंग डिवाइस और की लॉगर का संबंध एकदम सीधा होता है। जैसे कैसे सीधा है समझिए, जैसे अगर जो आप कार्ड लगाए उसके जो डेटा उसको पढ़ने के लिए स्किमिंग डिवाइस और जो पासवर्ड है उसको पढ़ने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, तो की लॉगर का यूज किया जाता है। दूसरी बात यहां पर से है कि इसका ज्यादातर उपयोग एटीएम मशीन या फिर कह लीजिए कि स्वाइप मशीन में ही किया जाता है, ठीक है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे हम यहां पर दिखा भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसी से रिलेटेड कुछ टर्म है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके भी आपको याद रखना होगा, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है ना। स्किमिंग डिवाइस को एटीएम या फिर कह लीजिए स्वाइप मशीन में लगा दिया जाता है और जब हम उसमें डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं या फिर लगाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक चिप के जो डेटा रहता है उसे रीड कर लिया जाता है। दूसरी आप यहां पर से फोटोज भी देख सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इसमें जो पासवर्ड डालते हैं उसे की लॉगर के माध्यम से रीड कर लिया जाता है, यानी कि पिन जो है वो उसे चुरा लिया जाता है, जो कि आपको इससे पहले भी हम आपको बता चुके जैसे कि की लॉगर के बारे में, तो आपको उसी से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। एटीएम मशीन में स्किमिंग डिवाइस का लगा होना बैंक डिटेल्स को चुरा लेने के लिए स्किमिंग डिवाइस अटैक के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन स्किमिंग डिवाइस से समझिएगा तो आपको यहां समझ लीजिएगा कि एटीएम मशीन से रिलेटेड या फिर कह लीजिए स्किमिंग डिवाइस अटैक से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये सभी टर्म आपके सामने होगा और आपको ये सभी टर्म उसका क्वेश्चन जो है क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी बात है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में लगे मैग्नेटिक डिटेल्स को पढ़ना, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे भी हम लोग स्किमिंग डिवाइस कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन के टर्म दो तरह के हैं, जैसे कि एक है कि एटीएम मशीन में स्किमिंग डिवाइस के लगा करके बैंक के डिटेल्स को चुराना, इसे क्या कहा जाता है, तो स्किमिंग डिवाइस कहा जाता है। दूसरा अगर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में लगे मैग्नेटिक चिप का डिटेल्स को पढ़ना, यह भी किस डिवाइस के माध्यम से किया जाता है, तो स्किमिंग डिवाइस को। इसे किस अटैक के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, तो इसे हम लोग कहते हैं स्किमिंग अटैक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस डिवाइस को स्किमिंग डिवाइस कहा जाता है तो इसलिए स्किमिंग अटैक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोग बेयर है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और रोग बेयर भी मालवेयर का ही एग्जांपल है। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको कुछ यहां पर से वार्निंग के तौर पे दे रहा है, जैसे अगर कोई वेबसाइट या कोई ब्राउजर आप यूज करते हैं और अचानक आपको पॉपअप जैसे कह लीजिए कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है और आपको कहता है कि आप क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपके एंटीवायरस के तौर पे आपके कंप्यूटर में जो भी वायरस है वो क्लीन हो जाएगा, या फिर ये लिंक पर क्लिक करके आप ये चीजें सभी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब जितने भी टर्म आप सुनते हैं ये सभी रोगवेयर होता है। ये वो रोग नहीं है जो आप लोग को होता है, ठीक है ना, मतलब वो वाला रोग नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये एक ऐसा वायरस होता है जो आप मतलब अपने आप को दावा करता है कि हम एंटीवायरस है, ठीक ना, मतलब ये खुद को ये बताने की कोशिश करता है कि हम बहुत ही क्या है, अच्छा है और बहुत ही यूजफुल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यानी खुद को ये एंटीवायरस होने की दावा करता है कि हम खुद एंटीवायरस है, आप इसको इंस्टॉल कर लो, देन आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस है वो सभी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। देन हमारा इसके अगला पॉइंट यह है कि इसको किस तरह से मान लीजिए कि मतलब फ्रॉड के तौर पर रखा जाता है, तो इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट जो है वो समझिए, ठीक है। इसको एक तरह की कर लीजिए इंटरनेट फ्रॉड के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें जो यूजर को होता है वो मिसलीड किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है, ठीक है ना। दूसरी बात यहां पर है, ये यूजर को यह बताने की कोशिश करता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है और हमें इंस्टॉल करने के बाद आपके कंप्यूटर में जो वायरस है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कई बार ये यूजर को पॉपअप क्रिएट करके बताता है कि आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ गए, ठीक है। ये कई बार फेक मैसेज क्रिएट करके बताता है कि आपके इस लिंक पर क्लिक करिए और जो कंप्यूटर में वायरसेस है उसके लिए आप फ्री एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो सभी वायरस हट जाएगा, ऐसा ये खुद को दावा करता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये जेन्युइन बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर से, तो इसमें कुछ और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ये कई बार लुभाने का भी मैसेज देता है, जैसे कि हम एंटीवायरस है या फिर कह लीजिए और भी बहुत कुछ इसमें आपको फ्री सॉफ्टवेयर होने का भी कई बार दावा करता है, ठीक है।
ये कई बार ये भी बताने की कोशिश करता है कि कुछ पेड भी करके आप कंप्यूटर में जो भी मालवेयर है उसे आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जबकि वो खुद ही क्या होता है, एक मालवेयर ही होता है। यानी कि कह लीजिए कि वो खुद ही एक मालवेयर का ही क्या है, एग्जाम्पल होता है, ठीक है। लेकिन वो इस तरह से दर्शाने की कोशिश करता है कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर है, देन आप हमें इस ये भी कह लीजिए इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो मालवेयर है वो खत्म हो जाएगा और कंप्यूटर आपका अच्छा चलेगा, इंटरनेट का स्पीड भी बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब चीज तरह का एड से या फालतू टाइप के जो लिंक होते हैं या फिर गलत वेबसाइट से जाने से बिल्कुल बचिए। ये सब चीज पे एकदम भी नहीं रहना है, इस चीज को याद करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक आता है इसे वाइपर मालवेयर कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है, वाइपर मालवेयर, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाइपर मालवेयर का ये फोटो जो आपको स्क्रीन पे यहां पर से दिख रहा होगा, ये वाइपर मालवेयर का फोटो जो गुरु आप दिख रहा है ना, ये आप देख सकते हैं कि वाइपर की तरह ये क्या कर रहा है, चीजों को यहां पर से क्लीन कर रहा है। लेकिन ये क्लीन क्या कर रहा है, 0101 में क्या स्टोर रहता है, तो हमारे डिवाइस में जो रहता है डेटा स्टोर रहता है वो क्या रहता है, 01 में रहता है। जैसे मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क हो गया या एसएसडी हो गया, इस सब में जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, तो 01 में होता है, बाइनरी नंबर में होता है। और ये क्या करता है कि उसी चीज को क्या कर देता है, उड़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं तो जैसा कि यहाँ पर लिखे भी कि जैसा कि ये नाम से पता चलता है कि इसका काम क्या है, सफाया कर देना, यानी कि वाइप कर देना। यानी कि वाइप का मतलब क्या होता है, सफाया कर देना, ठीक है। दूसरी पॉइंट यहाँ पर से ये क्रिएट होती है कि वाइपर एक ऐसा मालवेयर होता है जैसे मतलब किसी डिवाइस का, ठीक है, या फिर कह लीजिए किसी हार्डवेयर पार्ट्स के अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पूरी तरह से क्लीन करने के लिए इसका मुख्य रूप से यूज किया जाता है। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर से क्वेश्चन के तौर पे यह लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है कि जब किसी भी हार्डवेयर या डिवाइस की क्लीन करने की बात हो या फिर साफ करने की बात करी हो तो समझ जाइएगा कि उसका आंसर क्या होगा, तो वाइपर मालवेयर होगा। कौन सा होगा, वाइपर मालवेयर। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया या फिर कह लीजिए मदरबोर्ड में जो भी डेटा है या फिर कह लीजिए आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा उसको उड़ाने की बात की जा रही है, उसे हटाने की बात की जा रही है, उसे डिलीट करने की बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसे वाइपर मालवेयर के तौर पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, इसे और समझेंगे हम डिटेल से। जैसे क्या कह रहा है कि यह मतलब यह जब डिवाइस में इंटर करता है तो डिवाइस में जितने भी फाइल होते हैं, फोल्डर होते हैं, वो सभी को क्या कर देता है, डिलीट करता है। मतलब कोई भी फाइल या फोल्डर में अगर ये इंटर करेगा, जाएगा, तो उसके अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स है, जो भी डेटा है, वो सभी क्या कर देगा, उससे सभी को डिलीट कर देगा। दूसरा पॉइंट यह है कि इसका उपयोग जैसे कोई भी कंपनी और दूसरे कंपनी के फाइल को डिलीट करने के लिए या फिर कह लीजिए करवाने के लिए हैकर को पैसा देता है और वाइपर मालवेयर को उसके डिवाइस में इंटर करवा देता है, जिससे क्या उस कंपनी के सारा इंपॉर्टेंट फाइल क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और सडनली उस फाइल डिलीट होने की वजह से वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती है। तो अक्सर ये जेलसी के वजह से भी करता है कि कोई कंपनी अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो हम उसके जो डेटा है, उसके जो सर्वर में डेटा है, उस पर क्या करेंगे, वाइपर मालवेयर का अटैक करवा देंगे हैकर को पैसा दे करके। देन वो क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा और फिर हम ग्रो कर पाएंगे। लेकिन इस तरह के करना ठीक बात नहीं है, ठीक है। नोट इसमें करने वाला यह बात है कि जब आप फाइल को डिलीट करने की बात किया जाए या फिर कह लीजिए कि फाइल या फोल्डर या फिर डिवाइस के डिलीट करने की, डेटा को डिलीट करने की बात किया जाए, तो क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि उसका आंसर क्या होगा, तो वाइपर मालवेयर ही होगा, ठीक है। जब भी किसी डिवाइस के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एसएसडी की बात कर लीजिए, जैसे यहाँ पर से इसके कुछ पॉइंट है, जैसे कि ये क्या करता है कि इसका डिस्ट्रॉय कर देना इसका नेचर है, ठीक है ना। आप यहाँ पर से दूसरी बात यह है कि ये क्या करता है, किसके लिए करता है, नॉट फॉर गेन, मतलब मनी, यानी कि पैसे के लिए, ये बेनिफिट के लिए नहीं करता है, ये उसका उद्देश्य यही होता है कि उसको नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना। इसका एम क्या होता है, वाइपिंग इंटर करके हार्ड डिस्क के जो डेटा है या एसएसडी के जो डेटा है उसको उड़ा देना, ठीक है। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, डेटा बैकअप करते रहिए, वही क्या है, इससे बचने का उपाय है, उसके अलावा कोई बचने का उपाय इसे नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें स्काईवेयर के, मतलब स्कॉरवेयर की बात करें तो इसमें क्या होता है, मतलब स्केयर का मतलब होता है डर, ठीक है ना। और ये जो बनता है, ये बनता कैसे, तो दो तरह के, एक रेसमवेयर से और रोगवेयर से, ये दोनों को कॉम्बिनेशन के बाद जो बनता है उसी को स्केयरवेयर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। स्केयरवेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें दो अलग अलग जो वायरसेस है उसके कॉम्बिनेशन है रेसमवेयर। रेसमवेयर को पता होगा क्या होता है, तो डिजिटल फिरौती जिसे हम लोग कहते हैं उसे रेसमवेयर के तौर पर देखते हैं।
और रोगवेयर के बारे में आपको बताया है कि जैसे अभी कुछ देर पहले आपको समझा रहे थे रोगवेयर के बारे में। इससे पीछे का थोड़ा सा हम पीछे चले तो आप देख सकते हैं ये रोगवेयर है, जिसमें कि आपको लुभावना ये ऑफर देता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है और इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इससे आपके कंप्यूटर में जितने भी वायरसेस हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसी चीज को कहा जाता है रोगवेयर। तो रोगवेयर और रसेमवेयर को मिला करके क्या बनता है, तो स्केयरवेयर होते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे कि रसेमवेयर और रोगवेयर को मतलब किसका पार्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो स्केयरवेयर का ये एक पार्ट है। ठीक है। दूसरा बात यहाँ पर ये कंप्यूटर में कैसे आता है, तो पॉपअप एडवर्टाइजमेंट के द्वारा प्रचार के माध्यम से ऐड में बताने का कोशिश करता है कि आपके कंप्यूटर में बहुत वायरस है, तो इस पर क्लिक करके आप ठीक कर सकते हैं, जैसा कि आप इससे पहले आप देख रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। प्रचार में लिखा होता है कि मतलब इसे जल्दी से अगर आप अपने कंप्यूटर के जो वायरस है उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यस या नो पे आप क्या कीजिए, यस पे क्लिक कीजिए। इस तरह का जो प्रचार दिखाता है उसी चीज को क्या कहा जाता है, तो इसे स्केयरवेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है टाइम बॉम्ब वर्सेस लॉजिक बॉम्ब। ये दो अलग अलग तरह के कह लीजिए कि वायरसेस है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। टाइम बॉम्ब का मतलब होता है कि टाइम बॉम्ब एक फिक्स डेट के बाद हार्ड डिस्क या फिर कह लीजिए कि आपके कंप्यूटर में स्टोरेज जो चीजें हैं उसमें अपने आप क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे आपके हार्ड डिस्क क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद खराब हो जाता है, जिसके बाद आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है। जैसा कि यह नाम से ही पता चलता है कि क्लियर पता चलता है कि एक फिक्स डेट के बाद क्या हो जाता है, डिवाइस को खराब कर देने के लिए मुख्य रूप से इसका यूज किया जाता है। टाइम बॉम्ब एक ऐसा वायरस होता है जिसका ज्यादातर उपयोग हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में किया जाता है। ठीक है। टाइम बॉम्ब वायरस का हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में मतलब बनाने वाली जो कंपनी है इसकी इस वायरस को वो खुद उस मतलब कह लीजिए कि हार्ड डिस्क में डाल देती है और उसमें एक डेट फिक्स करके उसमें सेट कर दिया जाता है। और वो डेट के बाद उसे क्या होता है कि फिर जब उसे आपको ठीक करवाना होता है तो आप सर्विस सेंटर ले जाते हैं, तो सिंपल उसे डीएक्टिवेट करके आपको दे देता है, तो आपका सिस्टम फिर से वापस चलने लगता है। आप देखिए होंगे कई बार कि जब आप कोई कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस को खरीदते हैं तो उसका एक समय होता है, उस समय के बाद वो खराब हो जाता है। ठीक है। जबकि आपकी तरफ से किसी भी तरह का कोई गतिविधि नहीं किया गया था और फिर भी वो क्या हो गया, खराब हो गया। और जैसे ही आप सर्विस सेंटर ले गए वो ज्यादा कुछ नहीं किया और आपके फिर सिस्टम क्या हो गए, वापस से ठीक हो गए। ठीक है। तो ऐसा क्या कैसे होता है, तो सभी सिस्टम के ना एक अपना फिक्स टाइम में उसको उसके अंदर सेट किया जाता है, जिसके बाद वो वायरस फैलाने लगता है और वायरस फैलाने की वजह से आपका मोबाइल हो या आपका सिस्टम स्लो पड़ जाता है। और जैसे ही हम ऑथराइज्ड कंपनी के पास फिर वापस से ले जाते हैं तो वो कंपनी वाले उसे सिर्फ डीएक्टिवेट करके फिर से इसे क्या कर देते, चालू कर देते, जिससे हमारे जो डेटा है वो फिर से वापस से चलने लगता है या फिर कह लीजिए कि नॉर्मली वो फिर बिहेव करने लगता है। इसके लेकर के आपको यहाँ पर से जानकारी बता देना चाहेंगे इस बात को कि आप अक्सर इस चीज को लेकर के हर एक डिवाइस में आप देखे होंगे, चाहे वो मोबाइल हो या फिर कह लीजिए कि हार्ड डिस्क हो। दूसरी बात यहाँ पर करें लॉजिक बम में, तो लॉजिकल बम बिल्कुल भी टाइम बम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक अंतर यह हो कि टाइम बम में एक फिक्स डेट के बाद ही क्या होता है, वो एक्टिवेट होता है। जबकि लॉजिक बम क्या होता है कि कंप्यूटर को जैसे रीस्टार्ट कर रहे हैं, रिबूट कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं फाइल फोल्डर को, या किसी भी तरह के कोई एक्टिविटीज करने से वो क्या हो जाता है, खुद से एक्टिव हो जाता है। तो जैसे कोई एक्टिविटीज के कारण वो एक्टिव होता है तो उसे लॉजिक बम कहते हैं, और जो खुद ही एक्टिवेट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब एक डेट के आने के बाद, निश्चित समय के आने के बाद एक्टिवेट होता है तो उसे टाइम बम के तौर पर हम लोग जानते हैं। ठीक है। अगला है हमारा मल्टी पायरेटेड वायरस है। और मल्टी पायरेटेड वायरस एक ऐसा वायरस है जो अपनी बहुत सारी कॉपीज खुद से क्रिएट कर लेता है। ठीक है। यानी कि जिसको कि अगर आप इससे पहले पुराने पढ़े थे तो एक पॉलीमॉर्फिक वायरस पढ़े थे। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, जैसे बूट सेक्टर वायरस में 4 प्रकार के वायरस था, जैसे जिसका कि नाम था, एक था रेसिडेंस वायरस, दूसरा था नॉन रेसिडेंस, तीसरा एप्लीकेशन और चौथा जो था पॉलीमॉर्फिक था। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है वैसा वायरस जिसका अपना कलर बदल ले, अपना रंग बदल ले, ठीक, जिसे कहेंगे अपना नेचर बदल ले, ठीक है, अपना काम करने का तरीका बदल ले, उसे पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखे है कि पॉलीमॉर्फिक वायरस अपनी सिग्नेचर को बदल लेता है, अपनी कंडीशन को बदल लेता है, अपने फीचर्स को बदल लेता है, अपने काम करने का तरीके को बदल लेता है, जिसके कारण पॉलीमॉर्फिक को पकड़ पाना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है, यानी कि आसान नहीं है। दूसरी बात करें इसी जगह पर मल्टी पायरेटेड वायरस की, तो मल्टी पायरेटेड वायरस का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये फाइल को इफेक्ट कर
कर देता है और साथ में बूट सेक्टर भी को भी क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। यानी कि ये दोनों तरह के चीजों को इफेक्ट करता है, फाइल को भी और बायोस को। बूटिंग का मतलब क्या होता है, बायोस को नाम से हम लोग जानते हैं। पॉइंट 1, वैसा वायरस जो बूट सेक्टर वायरस को इफेक्ट करे उसे क्या कहते हैं, तो बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। वैसा वायरस जो फाइल और बूट सेक्टर दोनों एमएस वर्ड एक्सेल फाइल सबको और बूट सेक्टर को भी इफेक्ट करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे मल्टीपैरेटेड वायरस करे। लेकिन वैसा वायरस जो सिर्फ एमएस वर्ड एक्सेल फाइल को ही टाइप को क्या करे, इफेक्ट करे, तो उसे मैक्रो वायरस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मैक्रो वायरस प्लस बूट सेक्टर वायरस इक्वल टू मल्टीपैरेटेड वायरस। बूट सेक्टर वायरस का मतलब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है उसी समय ये इन करके कंप्यूटर में इफेक्ट पहुंचा देना या फिर कह लीजिए कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा देना। और माइक्रो वायरस वैसा वायरस होता है जिसकी मदद से हम किसी भी फाइल को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी चीज को मल्टीपैरेटेड वायरस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मल्टीपैरेटेड वायरस ये मतलब एक ऐसा वायरस होता है जो एक टाइम पर आपके फाइल को भी डिस्टर्ब करेगा और साथ में बूट सेक्टर यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट होते समय उसको भी ये इफेक्ट पहुंचा देगा, मतलब बायोस को। ठीक है, तो इसीलिए इसे मल्टीपैरेटेड वायरस के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार आपके कंप्यूटर को भी इफेक्ट पहुंचा देता है। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं। इसका एग्जाम्पल होता है फ्लिप एंड इनवार्डर होता है। ठीक ना, इनवार्डर के नाम से इसे जानते हैं, दो होता है। ठीक है, उसके बाद होता है स्काई मतलब साइबर स्टॉकिंग के नाम से हम लोग एक टॉपिक है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है ऑनलाइन किसी पर पीछा करना या फिर कह लीजिए निगरानी रखना। ठीक है, स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना या फिर कह लीजिए किसी को परेशान करना। ठीक है, जैसे कि ये ऑनलाइन स्टॉकिंग का एक कह लीजिए पार्ट है, मतलब ऑनलाइन किसी पर निगरानी रखना या फिर कह लीजिए पीछा करना, ये साइबर स्टॉकिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसी को बदनाम करने का कोशिश करना या फिर कहिए कि किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करना साइबर स्टॉकिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें आप नीचे जो फोटो दे रहा है इसके माध्यम से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि सिस्टम के पीछे कोई व्यक्ति है जो सभी चीजें गतिविधि पर नजर रख रहा है कि ये क्या काम कर रहा है और क्या चला रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर से देख लीजिए ब्लैकमेल करने की वजह से आदमी क्या हो रहा है कि टेंशन में जा रहा है। इसके कई सारे सोर्सेस हैं, तो यहाँ से आपको क्या किया जाता है कि इस चीज को पॉइंट आउट किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं तो साइबर क्राइम के मामले में भारत दुनिया भर में अभी के आधार पे क्वेश्चन आंसर के आधार पे अभी 10वें नंबर पे ये चल रहा है। ठीक है, समझ गया, 10वें नंबर पे। कोविड के समय की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, दुनिया में कह लीजिए कि भारत जो है वो 3रे नंबर पे आ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि कंट्री रैंक के आधार पे देखेंगे। ठीक है ना, मतलब कह लीजिए कि कंट्री रैंक 1 पर जो साइबर थ्रेट के मामले में चल रहा है 2024 के आधार पे। ठीक है, तो यह बुल्गेरिया, ठीक है ना, एक देश का नाम है। ठीक है, तो वो है इसका। ठीक है, उसके बाद फिर विच कंट्री हैज बीन मैक्सिमम नंबर ऑफ हैकर, सबसे ज्यादा हैकर किस देश के पास है, तो चाइना के पास है। ठीक है, नेम नंबर 1 हैकर इन वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया का सबसे नंबर 1 हैकर है उसका नाम क्या है, तो केविड डेविन। ठीक है ना, तो ये कहाँ के हैं, तो यूएसए के। ठीक है ना, फिर है इंडिया का सबसे मतलब कह लीजिए 1 नंबर पे जो हैकर है उसका नाम क्या है, तो अंकित फाड़िया। ठीक है ना, क्या है, तो अंकित फाड़िया। इंडिया का जो हैकर है सबसे 1 नंबर पे उसका नाम क्या है, तो अंकित फाड़िया के नाम से इसे जानते हैं। चाइनीज ऐप बैन किया गया था, आपको पता होगा, कोविड के बाद, इसे कोविड के समय में कह लीजिए इसे बैन किया गया था। ये कह लीजिए कि इंडियन आईटी एक्ट 2000 के तहत, और कौन सा सेक्शन के द्वारा इसे बंद किया गया था, तो आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 69A के तहत इसे बंद किया गया था। ठीक है, जो बैन किया गया था ना चाइनीज ऐप को, 40-50 ऐप्स को बैन किया गया था। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 में, मतलब आईटी एक्ट 2000 में इसका एक नाम है आईटी एक्ट 2069A का मतलब क्या होता है कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रोक सकती है पब्लिक के पास पहुंचने से। ठीक है, इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात अगर हम बताएं तो आईटी एक्ट जो 2000 है उसके बारे में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईटी एक्ट 2000 जो है वो कब आया था, तो 17 अक्टूबर 2000 को आया था। ठीक है ना, 17 अक्टूबर 2000 को आया था। ठीक है, इसमें इंप्लीमेंट कब किया गया था, तो 9 जून 2002 को किया गया था, इसको इंप्लीमेंट के तौर पे देखा गया। ठीक है,
उसके बाद इसे इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है, तो प्रमोद महाजन के द्वारा किया गया, जो समय कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, मतलब कह लीजिए कि वो मिनिस्टर थे, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। तो क्या नाम थे उनका, प्रमोद महाजन के द्वारा इसे किया गया था लॉन्च, ठीक है। इसको किन सभी चीजों के लिए बनाया गया, क्या क्या चीज काम करने के लिए बनाया गया था, तो साइबर क्राइम को हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट को रोकने, सॉरी उसे कंट्रोल करना या फिर उसे सुरक्षा पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। आईटी एक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं, तो इसका आंसर होगा 13 चैप्टर है, ठीक है। टोटल कितना सेक्शन है, तो टोटल 90 सेक्शन है, ठीक है ना। आईटी इंप्लीमेंट कब हुआ था इसके बाद फिर, तो इसके 2008 में इंप्लीमेंट किया गया था, थोड़ा सा बदलाव किया गया था, ठीक है ना, समझ गया बात की ना। उसके बाद फिर साइबर क्राइम पोर्टल का नाम क्या है, तो www.https://cybercrime.gov.in के नाम से हम लोग जानते हैं। एंटीवायरस के तौर पे बताएं तो दुनिया का पहला एंटीवायरस का नाम है कौन, तो रीपर है, और सबसे पहला वायरस का नाम है क्या था, क्रीपर, ठीक है ना। फाउंडर ऑफ एंटीवायरस तो जॉन एमसी फ्री के नाम से जानते हैं, और इनके नाम से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी है जो कि आप इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, नीचे के सेकंड नंबर ऑप्शन में यहाँ पर से दिया हुआ है, ठीक है। और ये सभी जो एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है, जैसे नॉर्टन हो गया, कैस्पस्करी हो गया, पांडा हो गया, अवास्ट हो गया, अवीरा हो गया, एवीजी हो गया, ये सब चीज को आपको याद रखना होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ लीजिएगा। और आज के इस क्लास में हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज के क्लास में हम आज का टॉपिक जो कवर किए उस टॉपिक का क्या क्या टॉपिक था, तो इसके बारे में बता देंगे। स्किमिंग डिवाइस के बारे में बताएं, रोगवेयर के बारे में बताएं, वाइपर मालवेयर के बारे में बताएं, स्क्वायरवेयर के बारे में बताएं, टाइम बॉम्ब और लॉजिक बॉम्ब के बारे में बताएं, मल्टी पायरेटेड वायरस के बारे में बताएं, साइबर स्टॉकिंग के बारे में बताएं, और एंटीवायरस के बारे में बताएं। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, उसमें हम आपको एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।